स्वागत है आप सभी का। होप सो आप लोगों की आने वाले नीट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और देखो दोस्तों, प्रिपरेशन करने का तरीका होता है ना। प्रिपरेशन कीजिए, लास्ट मोमेंट के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन कीजिए। आपके पास में जो कुछ भी रेफरेंस बुक है, राइट, इस तरीके के हम लोग जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहे हैं उनको कीजिए। मेरा आप लोगों को सजेशन है कि जितना आप अभी इस लेवल पर आने के बाद में जितना क्वेश्चंस करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो ढेर सारे क्वेश्चंस कीजिए। हाँ, और एक और सजेशन, एनसीईआरटी को पूरा चार्ट जाइए। एनसीईआरटी चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, एनसीईआरटी का आपको एक एक चीज आपको आनी चाहिए, है ना। हर चीज, कोई डेटा दे रखा है, कोई बोल्ड लेटर के अंदर कोई चीज दे रखी है तो उसको जरूर देखिए। मैंने अपने सेकंड चैनल के ऊपर नीट की प्रिपरेशन कैसे करें, नीट को कैसे क्रैक करें, उसके ऊपर पूरा एक इंडिविजुअल डिटेल वीडियो बना रखा है। उसको नीट एग्जाम के पहले जरूर देखना ही देखना है। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास में मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन परफेक्ट टाइम के ऊपर आए। सो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का थीम है एमसीक्यूज ऑन बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज पार्ट 3। इसके ऊपर मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी पहले बना दिए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिए। बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल रखे हैं, उनको नीट के पहले प्रैक्टिस खूब सारी कीजिए। हो सकता है कि उनमें से आपको कुछ प्रश्न वहाँ पर मिल जाएं। तो पहला प्रश्न है, दैट इज जंतु जगत में पाया जाने वाला सबसे एबेंडेंट प्रोटीन, मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द एंटायर एनिमल किंगडम। ठीक है ना, जंतु जगत में पाया जाने वाला सबसे एबेंडेंट प्रोटीन बताना है आपको। काइटिन, कोलेजन, पेप्टाइडोग्लाइकेन या हाइलुरोनिक एसिड, इनमें से आपको चूज करना है, प्रोटीन को चूज करना है। और वो भी क्या, जंतु जगत में सबसे ज्यादा एबेंडेंट मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन जंतु जगत में बताना है। ठीक है, तो काइटिन, कोलेजन, पेप्टाइडोग्लाइकेन या हाइलुरोनिक एसिड। तो याद रखना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो परफेक्ट है वो कौन सा है, कोलेजन है। दिस इज द प्रोटीन, जो कि आपको मालूम है कि जंतुओं के अंदर जो मसल्स होती है, मसल्स के अंदर ये पाया जाने वाला ये प्रोटीन है। ऑलराइट, सो आपने सुना होगा ना, कोलेजन एंड एक्टिन फाइबर्स वगैरह। ठीक है, तो जंतु जगत में पाया जाने वाला सबसे एबेंडेंट यदि कोई प्रोटीन है तो वो कौन सा है, कोलेजन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 2, राइबोसोम्स आर डैश बिहेव लाइक एंजाइम्स, है ना। राइबोसोम्स आर डैश विच बिहेव्स लाइक एंजाइम्स। देखिए, आपको ये तो ज्ञात होगा कि आपने जब एंजाइम्स पढ़े होंगे तो एंजाइम्स के अंदर हमेशा एक स्टेटमेंट दिया जाता है दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। मतलब ये तो सिखाया जाता है क्लास में, एंजाइम की क्लास में, कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लेकिन राइबोजाइम जो है वो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है लेकिन वो प्रोटीन नहीं है। ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूं। दो ही ऐसी रचनाएं हैं जो कि एंजाइम की तरह वर्क करती है, एंजाइम की तरह व्यवहार करती है लेकिन प्रोटीन नहीं है। एक तो कौन है, राइबोजाइम, यहां पर मैं लिख देता हूं। एक तो कौन है, राइबोजाइम, और एक और कौन सा है, राइबोन्यूक्लियेज पी। राइबोन्यूक्लियेज पी और ये राइबोजाइम, ये दोनों एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं लेकिन प्रोटीन से निर्मित नहीं है, जबकि सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये जो राइबोजाइम्स है वास्तव में ये आरएनए से निर्मित है, ये आरएनए से निर्मित एंजाइम है, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव्स लाइक एंजाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए,
दैट इज बी। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और दूसरा नाम भी ध्यान रखना है ना, कभी भी कोई पूछे कि ऐसे कौन सी रचनाएं जो एंजाइम की तरह व्यवहार करती है लेकिन प्रोटीन से बनी नहीं है, आरएनए से बनी है, तो राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस बी। तीसरा क्वेश्चन है, संपूर्ण बायोस्फीयर में, मतलब पूरा के पूरा जो बायोस्फीयर है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? संपूर्ण बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? देखिए, जब हम लोग आपको फोटोसिंथेसिस वगैरह जब पढ़ाते हैं तो उसमें आप C3 साइकिल वगैरह पढ़ते हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल, है ना, C3 साइकिल, C4 साइकिल, उसमें हम पढ़ाते हैं कि संपूर्ण बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो कौन है? रिबिस्को है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, रिबिस्को को हम क्या कहते हैं? RUBP कार्बोक्सिलेज, RUBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, रिबिस्को। हाँ, वो बात अलग है कि एक क्रिया होती है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन सुना होगा ना, उस क्रिया के अंदर RUBP कार्बोक्सिलेज RUBP ऑक्सीजिनेज की तरह व्यवहार करता है ना, याद रखना। RUBP कार्बोक्सिलेज फोटो रेस्पिरेशन के अंदर RUBP ऑक्सीजिनेज की तरह क्या करेगा? कार्य करता है, याद रखोगे। तो मैंने क्या कहा? संपूर्ण बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम, तो वो कौन सा होता है? रिबिस्को या RUBP कार्बोक्सिलेज, या इसको RUBP ऑक्सीजिनेज भी कहते हैं। कब? प्रकाश श्वसन के दौरान, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर RUBP कार्बोक्सिलेज RUBP ऑक्सीजिनेज की तरह काम करता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो संपूर्ण बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम यदि कोई है तो वो कौन है भाई? रिबिस्को है, याद रखोगे रिबिस्को। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज। इतना तो जानते होंगे कि एंजाइम जो होता है वो पूरा एक संपूर्ण एंजाइम क्या है, तो ऐसा कहते हैं होलो एंजाइम इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। हम क्या लिखते हैं? होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। होलो एंजाइम यानी कि संपूर्ण एंजाइम, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। मतलब एक संपूर्ण जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से बना होता है। जो उसका प्रोटीन पार्ट होता है वो तो कहलाता है एपो एंजाइम, और जो उसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर या सहकारक। ये आप जब एंजाइम पढ़ते हो तब आपने पढ़ा होगा। क्लियर? तो मैंने क्या कहा? नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज नोन एज, क्या कहा मैंने? नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। तो एपो एंजाइम तो प्रोटीन पार्ट है, और कोफैक्टर जो होता है वो इसका क्या? नॉन प्रोटीन पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो याद रखना, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। और याद रखना, जो अपना एपो एंजाइम होता है वो तो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है, और जो कोफैक्टर होता है वो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। सो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज, तो हमेशा याद रखना कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मार्क कर लीजिए, दैट इज बी, यानी कि कोफैक्टर। क्लियर? अब आ जाते हैं द नेक्स्ट वन, अगला आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी था ना। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोड्स के बाह्य कंकाल में पाया जाने वाला काइटिन है। आर्थ्रोपोड्स के बाह्य कंकाल में पाया जाने वाला काइटिन है। आप ये तो सुना होगा कि ये तो आर्थ्रोपोड्स वगैरह होते हैं, उसमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ये सुना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कॉकरोच वगैरह। तो कॉकरोच वगैरह के अंदर आप देखते हो कि उनके अंदर जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है, और उसको बोलते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो ये क्वेश्चन पूछा आर्थ्रोपोड्स, जैसे कॉकरोच वगैरह, कीट वगैरह, आर्थ्रोपोड्स के बाह्य कंकाल में पाए जाने वाला काइटिन है,
कौन सा? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड या डिराइव्ड मोनोसेकेराइड। मतलब जो आर्थ्रोपोड्स में बाह्य कंकाल पाया जाता है उसका काइटिन का वो नेचर पूछ रहा है कि भाई वो प्रोटीन होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, लिपिड होता है या डिराइव्ड मोनोसेकेराइड होता है। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट आर्थ्रोपोड्स का बाह्य कंकाल जो काइटिन का बना होता है वह वास्तव में एक पॉलीसेकेराइड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मार्क कर लो, डेट इज बी। ठीक है ना, बी बहुत ज्यादा आ रहे हैं भाई सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, व्हाट अ कोइंसिडेंस। नाउ enzymes which catalyze the conversion of glucose 6 phosphate into fructose 6 phosphate is। आपने सबने ग्लाइकोलिसिस साइकिल तो पढ़ी होगी और ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर आप देख सकते हो कि सेकेंड स्टेप में, सबसे पहली स्टेप में तो ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और फिर उसके बाद में क्या बनता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, ये क्वेश्चन ग्लाइकोलिसिस साइकिल को आप दिमाग में लाओगे तो आप कर पाओगे कि एंजाइम विच कैटालाइजेस द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, वह एंजाइम जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है वो कौन है? तो फ्रक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलने वाला जो एंजाइम है वो कौन है? दैट इज नोन एज द आइसोमरेज। आइसोमरेज जो होता है वो क्या करता है? वास्तव में इसका कन्वर्शन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो क्या हो गया भाई? बी। क्वेश्चन नंबर 7 most important abundant organic compound on earth। इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक कौन सा है? मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, इस अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा एबंडेंट मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, लिपिड है या स्टेरॉइड्स है? तो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मिलने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पृथ्वी के ऊपर है वो कौन है? सेल्यूलोज है। पादपों के अंदर पाया जाता है, बहुत पियात में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो कौन सा होगा भैया? बी। ठीक है, अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम, आपने अगार का नाम तो सुना होगा। ठीक है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें अपने सामान्य बाढ़ से बहुत अधिक जल को ग्रहण करने की क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है, जैसे आपने कभी मीडियम्स वगैरह बनाए हो लेबोरेटरीज के अंदर तो आप 20 ग्राम के करीब अगार लीजिए। ये जैसा आटे को छानते हैं ना तो ऊपर जो चोकर बच जाता है वैसा लगभग वैसा अगार होता है। अब आप 2 चम्मच यानी कि 2 टीस्पून आप अगार ले लीजिए और 1 लीटर पानी के अंदर आप उसको मिला दीजिए। ठीक है, और मिला देने के बाद में उस पानी को गर्म होने दीजिए तो आप देखोगे कि पूरा के पूरा जो पानी को ये अगार जो है वो क्या कर देगा? जमा देगा। इसका मतलब सारे के सारे वाटर को किसने एब्जॉर्ब कर लिया? अगार ने एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर? तो बहुत अच्छा, एक तरीके से बहुत अच्छा ये एक इम्बाइबेंट की तरह क्या कर रहा है? काम करता है। बहुत अच्छा इम्बाइबेंट है। ठीक है, मतलब अंतःचूषक होता है। ठीक है, तो अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि ये जो अगार है जो लेबोरेटरीज के अंदर यूज होता है इसको किससे प्राप्त करते हैं? तो अगार जो है वो प्राप्त होता है हमें रेड एल्गी से, लाल शिवालों से प्राप्त होता है। ऑलवेज रिमेंबर अगार विच इज यूज्ड कॉमर्शियली इन द लेबोरेटरीज एंड ऑल, ये प्राप्त होता है कहाँ से? दैट इज रेड एल्गी से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो कौन सा है? ए है, दैट इज रेड एल्गी। तो अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। अब प्रश्न उठता है, यदि कभी कोई प्रश्न पूछ ले कि मान लीजिए रेड एल्गी नहीं दे रखा हो और प्रश्न में ऐसे दे रखा हो अगार कौन से शैवालों से प्राप्त होती है,
आगार अगार जो है वो कौन से शैवाल से प्राप्त होती है। तो मान लीजिए कि आप लोगों को वहां पर दे दिया जाए शैवालों के नाम, तो 2 नाम बता रहा हूं मैं, है ना, वापस यहां से हटा दूंगा, गैलीडियम, गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया, याद रखना बेटा, गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया, क्लियर। गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया ऐसे 2 रेड एल्गीज हैं जिनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, अगार अगार प्राप्त करते हैं, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होना चाहिए भाई, दैट इज रेड एल्गी एंड इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम गैलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, क्लियर। तो ये जो आज के क्वेश्चंस थे वो एमसीक्यूज थे बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, और भी बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज देखने के लिए चैनल को आप जरूर जाएं उस पर और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। आपको मैं बता दूं, जो बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन चैनल है वो भारत में एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर आपको सेपरेट इंग्लिश मीडियम के वीडियोस और बिल्कुल सेपरेट प्योर हिंदी मीडियम के वीडियोस भी आपको अलग से अवेलेबल होंगे। मतलब जैसे जिसको जो भाषा अच्छी लगती है, इंग्लिश वाले इंग्लिश के वीडियोस देखें और हिंदी वाले हिंदी को देखें, ताकि भाषा जो है वो आपके सिलेक्शन के अंदर बाधक न बने, ऐसा मैं मानता हूँ। तो देखते रहिए, हम फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।